4 मई को कैसी रहेगी बाजार की चाल, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 3 मई को कैसा किया बाजार ने प्रदर्शन। फेड की बैठक से पहले 3 मई को बाजार में दबाव देखने को मिला है, जिससे बाजार में कई दिनों की तेजी थम गई और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 161 अंक गिरकर 61,093 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 58 अंक गिरकर 18,090 पर बंद हुआ है। आईटी, ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। वहीं एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी रही। बैंक शेयरों में बिकवाली रही, जिसके चलते बैंक निफ्टी 39 अंक गिरकर 43,313 पर बंद हुआ। हालांकि छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिसके चलते मिड कैप इंडेक्स 84 अंक चढ़कर 32,186 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज मजबूती रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत होकर 81.82 के स्तर पर बंद हुआ है। बता दें कि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 मई को घटकर 272.92 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो कि इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 2 मई को 273.45 लाख रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 3 मई को करीब 53,000 करोड़ रुपए घटा है। चलिए अब जानते हैं कि 4 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। रेलिगेयर ब्रोकिंग का कहना है कि चौथी तिमाही के नतीजों का सीजन बाजार के रुख को तय करना जारी रखेगा। मैनेजमेंट की टिप्पणी रेवेन्यू ग्रोथ और भविष्य की योजनाओं के साथ साथ मार्जिन पर कंपनियों की तरफ से क्या कहा जाता है, इस पर बाजार की नजरें रहेंगी। बाजार में ज्यादा वोलेटिलिटी होने की उम्मीद है, इसलिए ट्रेडर्स को स्टॉक विशेष रणनीति अपनाने की सलाह होगी। टेक्निकल नजरिए से देखें तो बाजार में तेजी कायम रहने के संकेत दिख रहे हैं। एनर्जी और आईटी शेयरों की बाजार की तेजी में बढ़ती हिस्सेदारी एक अच्छा संकेत है। ऐसे में बाजार में गिरावट में क्वालिटी शेयरों में खरीदारी की सलाह होगी। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के दीपक जसानी का कहना है कि पिछले कारोबारी सत्र में स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन के बाद निफ्टी में 3 मई को गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये दिन के निचले स्तर पर बंद नहीं हुआ है, जिससे उम्मीदें अभी बाकी हैं। 4 मई को बाजार यूएस फेड की बैठक के नतीजों को पचाते हुए खुलेंगे। अब निफ्टी के लिए 18,148 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, जबकि 18,042 पर इसके लिए सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटने पर निफ्टी में और गिरावट हो सकती है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वीपी टेक्निकल रिसर्च अजीत मिश्रा का कहना है कि अब सबकी निगाहें यूएस फेड पर टिकी हैं। हम गुरुवार को शुरुआती कारोबार में यूएस फेड के फैसले पर बाजार की प्रतिक्रिया देखेंगे। इसके साथ कल वीकली एक्सपायरी का दिन होने के चलते बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इंडेक्स में कुछ कंसोलिडेशन से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक निफ्टी 17,850 के ऊपर बना हुआ है, तब तक बाजार का रुख सकारात्मक रहने की संभावना है। ऐसे में हमें क्वालिटी शेयरों को चुनने पर फोकस करना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर महज 15 से 20 दिनों में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट्स की सुझाव ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो करवा सकते हैं आपकी जबरदस्त कमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। तकनीकी रूप से निफ्टी इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से ब्रेकआउट करने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। इसके लिए 18,200 पर अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस लेवल के पार करने के बाद निफ्टी को 18,350 पर अगला रेजिस्टेंस मिलेगा। गिरावट की स्थिति में 18,000 पर सपोर्ट मिलेगा। इस लेवल के नीचे जाने पर निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट 17,860 पर होगा। अगर बात करें अब बैंक निफ्टी की, तो ये क्लासिकल अप ट्रेंड में है। अब इसके लिए 43,500 और 44,000 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। गिरावट की सिचुएशन में पहला सपोर्ट 43,080 पर मिलेगा। इस लेवल के नीचे जाने पर नेक्स्ट सपोर्ट 42,800 पर होगा। वहीं डेरिवेटिव डेटा को देखा जाए तो पुट कॉल रेशियो 1.33 है। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में एक्सपोजर बढ़ा दिया है। ये 43% पर पहुंच गया है। कुल मिलाकर शॉर्ट कवरिंग को मार्केट में सपोर्ट मिल रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन 3 स्टॉक्स के बारे में जो आपकी 2 से 3 हफ्तों में कमाई करवा सकते हैं। पहला स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 740 रुपए है। इसमें 650 पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में अगले 2 से 3 हफ्तों में 8% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिखाया है। इसने 550 रुपए पर एक बेस बनाया है। इस स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। इसकी वजह ये है कि इसमें सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। MACD से इसकी मजबूती को सपोर्ट मिल रहा है। RSI भी पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है। तेजी की स्थिति में 700 रुपए अहम मनोवैज्ञानिक लेवल दिख रहा है। इस लेवल को पार करने के बाद ये 740 की तरफ जाता दिखेगा। गिरावट की सिचुएशन में इसे पहला सपोर्ट 650 पर मिलेगा।
अगला स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसका टारगेट प्राइस 564 रुपए है। इसमें 460 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में दाव लगाकर 14% मुनाफा कमाया जा सकता है। इस शेयर ने पिछले 18 दिनों के लंबे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिखाया है। इसने डेली चार्ट पर भी ट्रायंगल फॉर्मेशन से एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है। इसे 480 रुपए पर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस स्टॉक ने इन लेवल को तोड़ा है। ऊपर में इस शेयर को 530 रुपए पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इस लेवल को पार करने के बाद ये एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम में 560 रुपए तक पहुंच सकता है। गिरावट की सिचुएशन में इसे 460 पर अगला सपोर्ट मिलेगा। वहीं तीसरा स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश। इसका टारगेट प्राइस 6,188 रुपए है। इसमें 5,200 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 10% तक मुनाफा कमाया जा सकता है। अब स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन में बढ़ रहा है। 5,200 रुपए का पिछला ब्रेकआउट इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन गया है। बड़ी गिरावट आने पर 5,150 इसके लिए दूसरा सपोर्ट लेवल है। इस स्थिति में 5,700 रुपए का इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को पार करने के बाद ये 6,180 रुपए की तरफ जाता दिख सकता है। करंट स्ट्रेंथ को MACD से सपोर्ट मिल रहा है। RSI भी पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। फेड के फैसले से पहले बाजार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लगातार 6 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। छोटे और मिड कैप शेयरों में खरीदारी दिख रही है। रियल्टी, FMCG सेक्टर से भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन IT और मेटल दबाव बना रहा है। इस बीच रेल शेयरों की रफ्तार नहीं थम रही है। रेलटेल, IRFC, RVNL में 4 से 10% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। RVNL साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। गो फर्स्ट संकट से वाडिया ग्रुप शेयरों पर कमजोरी देखने को मिल रही है। बॉम्बे बर्मा 4% लुढ़का है। ब्रिटानिया बॉम्बे डाइंग में भी दबाव दिख रहा है। साथ ही एक्सपोजर वाले सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 3 से 4% टूटे हैं। CNBC आवास पर आज दिग्गज एक्सपर्ट्स ने टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर अपनी पसंदीदा स्टॉक्स में खरीदारी की राय दी है। एक्सपर्ट्स के सुझाए स्टॉक्स पर आइए डालते हैं एक नज़र। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा की पसंद। प्रकाश गाबा ने डाबर इंडिया में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 532 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 545 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। मानसजयसवाल.com के मानस जायसवाल की पसंद। मानस जायसवाल ने बायोकॉन में खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 234 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 249 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते की पसंद। राजेश सतपुते ने मारुति सुजुकी में खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 8,770 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 9,000 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। प्रशांत सावंत की पसंद। प्रशांत सावंत ने सिप्ला में खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 904 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 945 से 950 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी की पसंद। मयूरेश जोशी ने GE शिपिंग में खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 638 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 740 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोहता की पसंद। आशीष चतुर्मोहता ने CPSE ETF में खरीदारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 40.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 48 से 50 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। गो फर्स्ट के इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन फाइल करने की खबर के बीच एक बड़ी अपडेट आई है। कंपनी के CEO कौशिक खुना ने साफ किया है कि गो फर्स्ट ने बैंक्रप्सी के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी ने रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने NCLT में एप्लीकेशन फाइल कर एयरलाइंस के एसेट्स को बचाने के तरीकों को लेकर मदद मांगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी।
आइए जानते हैं कि गो फर्स्ट का ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल इससे पहले खबर आई थी कि गो फर्स्ट ने इंसॉल्वेंसी के लिए NCLT में एप्लीकेशन फाइल किया है। इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन के बाद कौशिक खूना ने CNBC TV 18 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि प्रैट एंड विटनी ने पिछले 3 सालों से कंपनी को कोई इंजन नहीं दिया है। ये कंपनी गो फर्स्ट की अकेली इंजन सप्लायर है। कौशिक खूना ने कहा, इंजन देने में प्रैट एंड विटनी के नाकाम रहने की वजह से आज हम इस हालत में पहुंचे हैं। बता दें कि गो फर्स्ट पर बैंकों का 6,521 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। कंपनी को लोन देने वाले बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है। गो फर्स्ट के CEO ने कहा कि प्रमोटर्स ने कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंकों को एक जमीन दी है जिसकी कीमत 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने कहा, इस तरह बैंकों के पास पिछले कुछ सालों से सिक्योरिटी है। हमने बैंकों को उनके पैसे वापस मिलने का भरोसा भी दिया है। कौशिक खूना ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि गो फर्स्ट के इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने से बैंकों को किसी तरह की हैरानी हुई है। उन्होंने कहा, बैंकों से नियमित रूप से हमारी बातचीत हो रही है। हमने बैंकों के टॉप मैनेजमेंट को लगातार ये बताया है कि प्रैट एंड विटनी के मामले में क्या स्थिति है। NCLT को फाइल किए गए एप्लीकेशन में गो फर्स्ट ने कहा कि 28 अप्रैल को उस पर बैंकों का कुल 6,521 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। उसने ये भी कहा कि 30 अप्रैल तक उसने पेमेंट में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, लेकिन एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति को देखते हुए आगे डिफॉल्ट हो सकता है। गो फर्स्ट ने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पेमेंट का डिफॉल्ट किया है। इसमें 1,202 करोड़ रुपए का वेंडर्स का पैसा भी है। करीब 2,660 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट लीजेस का है। उधर प्रैट एंड विटनी ने रॉयटर्स को बताया, हम अपने एयरलाइंस ग्राहकों की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी कस्टमर्स के डिलीवरी शेड्यूल को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रैट एंड विटनी 2023 के आर्टिफिशियल का पालन कर रही है। क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में है, इसलिए इस बारे में अब हम और टिप्पणी नहीं करेंगे। बता दें कि 3 दिन गो फर्स्ट का ऑपरेशन बंद है। ऐसे में दूसरी एयरलाइंस कंपनीज इस मौके को भुनाने के लिए तैयार हो रही हैं। वहीं इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर्स में जबरदस्त उछाल आया है। बात करें अगर स्पाइस जेट की, तो कंपनी अपने 25 विमानों का ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश में है। स्पाइस जेट ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब गो फर्स्ट दिवालिया होने की कगार पर है। 2 मई को इसने NCLT में आवेदन कर दिया है और 3 दिनों तक इसका ऑपरेशन भी बंद है। ऐसे में समझा जा रहा है कि गो फर्स्ट के हटने से जो जगह खाली हुई है, स्पाइस जेट उसे भरने की कोशिश में है। अपने 25 विमानों का एक बार फिर से ऑपरेशन जारी करने के लिए स्पाइस जेट सरकार के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम और बेहतर कैश अक्रूवल्स के जरिए पैसा जुटाएगी। कंपनी ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक इसने इन विमानों को फिर से चालू करने के लिए पहले ही 400 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। स्पाइस जेट के चेयरमैन और MD का कहना है कि इससे आने वाले पीक ट्रैवल सीजन का ज्यादा से ज्यादा फायदा कंपनी उठा सकेगी। गो फर्स्ट के NCLT में याचिका दायर करने के बाद बाकी एविएशन कंपनीज के लिए मार्केट शेयर का मौका खुल गया है। इसका असर इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों पर देखने को मिला। 3 मई को शेयर 8% उछलकर 2235.95 रुपए पर पहुंच गए। इसके बाद मुनाफा वसूली के चलते ये थोड़ा नरम हुआ, लेकिन कारोबार के अंत में 4.77% के उछाल के साथ 2166 रुपए पर बंद हुआ। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि गो फर्स्ट के दिवालिया होने पर 9% डोमेस्टिक सप्लाई खत्म हो जाएगी। इससे बाकी विमान कंपनियों को मदद मिलेगी। मार्च 2023 तिमाही में गो फर्स्ट की 6.9% मार्केट हिस्सेदारी थी। 2022 में यह 8.9% और 2019 में 10.7% पर थी। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक गो फर्स्ट अब दिवालिया होने की कगार पर है, जिसका इंडिगो फायदा उठाने की सबसे मजबूत स्थिति में है। इसने इंडिगो को 2700 रुपए के टारगेट प्राइस पर खरीदने की सलाह दी है। वहीं एक और ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मुताबिक गो फर्स्ट के मार्केट से हटने के बाद अब कंपटीशन कम होगा और इसका फायदा बाकी विमान कंपनियों को हवाई किराए में मिलेगा। ये इंडिगो और स्पाइस जेट के लिए पॉजिटिव है। वहीं CLSA के मुताबिक कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो इंडिगो ज्यादा फायदे में है और इसके चलते इसने इंडिगो को 2450 रुपए के टारगेट प्राइस पर आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।